बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IUI। IUI क्या होता है? IUI एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग हस्बैंड का सीमेन लेकर उसको वॉश करके लैब में और प्रोसेस करके डायरेक्टली फीमेल पार्टनर के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको किन कंडीशंस में किया जाता है। इसके इंडिकेशंस होते हैं, सबसे पहला मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। अगर स्पर्म काउंट कम है, 15 मिलियन से कम है लेकिन 5 मिलियन से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग IUI करते हैं। मोटिलिटी 42% जो कि एक WHO क्राइटेरिया है उससे कम है, लेकिन 30% से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग IUI कर सकते हैं। या फिर मेल पार्टनर को ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। तो फीमेल की सेफ्टी के लिए या फिर फीमेल पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी है तो मेल पार्टनर की सेफ्टी के लिए हम लोग करते हैं IUI, क्योंकि जब हम लोग सीमेन को प्रोसेस करते हैं और वॉश करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन निकल जाता है। अगर हस्बैंड या मेल पार्टनर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ऐसी कंडीशंस में भी IUI हेल्पफुल होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, फीमेल पार्टनर की भी, जैसे कि ट्यूब्स खुले हुए हैं, एग्स बन रहे हैं, यूट्रस भी नॉर्मल है और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते हैं IUI और हम लोग को रिजल्ट मिलता है इसमें। एक और कारण है जिसके लिए हम लोग IUI करते हैं, वो होती है सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी। यानी कि सर्विक्स का मतलब यूट्रस के नीचे जो गर्भाशय का जो मुंह होता है, जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, वहाँ से निकलता है एक पदार्थ जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। अगर वो म्यूकस एब्सेंट हो या बहुत ज़्यादा थिक हो तो ऐसी कंडीशंस में IUI हेल्पफुल होता है। म्यूकस जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी म्यूकस के अंदर होती है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, और ये जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ होती हैं वो स्पर्म को एक इन्फेक्शन की तरह समझती हैं और स्पर्म को किल कर देती, मार देती हैं, और स्पर्म यूट्रस के अंदर एंटर नहीं कर पाता और प्रेगनेंसी नहीं आती। तो इस सर्विक्स को बाईपास करने के लिए हम लोग करते हैं IUI। और कुछ पेशेंट्स में आपका जहाँ पे माइल्ड ओव्यूलेटरी फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी ओव्यूलेशन का टाइम कोई फिक्स नहीं होता या फिर पेशेंट के पास टाइम कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो लोग कहते हैं कि हमारा IUI कर दें। तो ये थे कारण जिसके लिए हम लोग करते हैं IUI। अब इसको किया कैसे जाता है? किसी भी पेशेंट को हम लोग IUI करने के लिए पीरियड्स के सेकेंड डे पर बुलाते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, बेसलाइन, जो कि एक बेसलाइन स्कैन भी कह सकते हैं, जो डे 2 या डे 3 पे किया जाता है। इसमें हम लोग को यूट्रस के बारे में और ओवरी के बारे में पता चल जाता है और हमें पता चल जाता है कि अब इस पेशेंट को हम लोग ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन दे सकते हैं, ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे अंडे बने। अगर बेसलाइन स्कैन पे ही हमें कोई दिक्कत नज़र आती है, कोई पुरानी सिस्ट नज़र आती है या कोई और एबनॉर्मैलिटी नज़र आती है, तो साइकिल को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए बेसलाइन स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पीरियड्स के डे 2 या डे 3 पर किया जाता है। उसके बाद पेशेंट्स को हम लोग ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन पे डाल देते हैं, जो कि टैबलेट भी हो सकती है और इंजेक्शन भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को डे 8 पे या डे 11 पे बुलाते हैं। अगर हम पेशेंट को इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं तो पेशेंट को डे 8 पे बुलाते हैं, और अगर हम पेशेंट्स को टैबलेट्स दे रहे हैं तो पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं डे 11 पे। फिर हम देखते हैं कि एग्स बने कि नहीं बने, उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन को मॉडिफाई करते हैं। अगर कोई इंजेक्शन देना होता है तो इंजेक्शन देते हैं। फिर हम उसको पेशेंट को ऑल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं। जब एग का साइज 18 से 22 मिलीमीटर के बीच में हो जाता है तब हम लोग देते हैं पेशेंट को ट्रिगर,
ट्रिगर वो इंजेक्शन होता है जिससे एग रप्चर होता है, यानी अंडा फूटता है। और उसके 36 आवर्स 24 से 36 से या 48 आवर्स पर भी डिपेंड करता है हर पेशेंट पे, हम लोग IUI करते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। जिस दिन हम लोग IUI करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेशेंट की यानी वाइफ की और हस्बैंड की दोनों की कंसेंट लेते हैं कि वो अग्री कर रहे हैं इस प्रोसीजर के लिए। उसके बाद हस्बैंड को अपना सीमन सैंपल देना होता है और वो लैब में पूरा प्रोसेस होता है। पहले उसको वॉश किया जाता है, फिर कल्चर मीडिया से उसको प्रोसेस किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसके बाद तैयार होता है 0.4 ml से 0.8 ml तक का कंसनट्रेटेड फॉर्म, जिसको हम लोग IUI कैनुला में लोड करते हैं और पेशेंट के यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। जो ये इंजेक्ट करने का जो प्रोसीजर है ये बहुत स्लो होता है। इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लेना चाहिए। अगर हम लोग बहुत जल्दी या बहुत 1 मिनट में इंजेक्ट कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जितना भी अंदर जो स्पर्म्स जाते हैं वो वापस भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम लोग पेशेंट 15 से 20 मिनट तक रेस्ट कराते हैं और फिर उसके बाद वो लोग अपने घर जा सकते हैं। और ये बात मैं बताना चाहूँगी, इसके बाद कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना रोज़ काम करते हैं, रूटीन वर्क, वो आप रोज़ कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जब हम लोगों ने IUI किया उसके ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद हम लोग पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि IUI से हम लोग का क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है जिससे हम लोग को एडवांटेज मिलता है। जब जो सीमेन होता है वो जाता है विजाइना के अंदर, एक नॉर्मल प्रोसीजर में वो विजाइना में जाता है। अगर मान लीजिए 10 मिलियन स्पर्म्स किसी के हैं तो केवल 1 मिलियन स्पर्म ही अंदर यूट्रस के जाएगा। उसका केवल आपका 10% पार्ट जो है अंदर यूट्रस के जाता है, 90% विजाइना में रह जाता है। तो IUI से जो है हम लोग वो पूरा मैकेनिज्म को बाईपास कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को पेशेंट को कंसीव करने के चांसेस हम लोग के बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी अगर मान लीजिए किसी मेल पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है कम है, मान लीजिए जस्ट 10 मिलियन है या फिर 15 मिलियन है, तो केवल 1 मिलियन ही जाएगा अंदर। और प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए 1 से 1.5 मिलियन स्पर्म अंदर जाना ज़रूरी है। तो माना कि खाली एक ही स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए तो केवल 1 से 1.5 मिलियन स्पर्म जाना यूट्रस के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है IUI का कि कम से कम 10% स्पर्म अंदर जाएंगे और वो जाके फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके को फर्टिलाइज करेंगे। एक ज़रूरी बात कि हम लोग पेशेंट सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम किन पेशेंट्स का IUI कर सकते हैं। उन्हीं पेशेंट्स का IUI हो सकता है जिनकी दोनों ट्यूब खुली हैं। ब्लॉक ट्यूब वाले पेशेंट्स में कभी भी IUI अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। तो IUI करने से पहले ट्यूब्स का टेस्ट जो होता है HSG या सोनोसैल्पिंगोग्राफी जिस तरीके से हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्यूब्स का पेटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है IUI से पहले। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि स्पर्म काउंट जो है 5 मिलियन से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, 15 मिलियन से कम हो तो चलेगा, लेकिन 5 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। और मोटिलिटी यानी स्पर्म्स कितने एक्टिव हैं, तो वो 30% मोटिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो इसका सक्सेस रेट है वो कितना होता है। सक्सेस रेट जो होता है इसका 15 से 20%, मैक्सिमम 20%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वो भी बहुत ही अच्छे सेंटर्स पे। कई जगह लिखा गया है कि 12 से 15%, लेकिन पेशेंट्स को हम लोग 4 से 6 बारी IUI कर सकते हैं। लेकिन अगर 6th अटेम्प्ट के बाद भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है
तो फिर उसको IVF ICSI की सलाह दी जाती है। तो ये था सारी बातें IUI के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।